सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम एक साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन देखेंगे, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया और हमने क्यों प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं अडॉप्ट किया, ठीक है। तो पहला जो फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का वो है डुअल एग्जीक्यूटिव। देखो आप सबको ये पता है ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किया गया है। इंडिया का जो फीचर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक। तो अब इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं, इसमें है डुअल एग्जीक्यूटिव। डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो कंट्री है उसमें दो हेड होंगे, ठीक है। पहले नॉमिनल हेड जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और सेकेंड होंगे रियल हेड जो कि पीएम है, ठीक है। कंट्री में दो हेड हैं, एक तो नॉमिनल हेड मतलब ये नाम के हेड हैं, सिर्फ ठप्पा लगाना इनका काम होता है या साइन करना इनका काम होता है स्पेशली। दूसरे होते हैं रियल हेड जो है पीएम, ठीक। अब देखो जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना, लक्ष्मीकांत का जो प्रेसिडेंट चैप्टर है उसमें प्रेसिडेंट के चैप्टर में बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स। बट पीएम का जो चैप्टर है उसमें वो सब 1.5 पेज में निपटा दिया उसको, ठीक। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है ना उसमें जो पावर्स दी हुई हैं उस हर पावर के नीचे एक लाइन कॉमन है और वो है विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, ठीक। अब इसका क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास जितनी भी पावर्स हैं वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, बिना पीएम की सलाह के वो नहीं यूज़ कर सकते, ठीक। ये बिल्कुल वैसा है जैसे घर में होता है ना मम्मी पापा, ठीक है। घर में क्या होता है, अब घर के प्रेसिडेंट को आप समझ लीजिए पापा, ठीक है। पीएम जो होती है वो घर की माँ होती है। कैसे? हमें लग रहा होता है कि पापा घर चला रहे हैं, ठीक, बट घर कौन चला रहा होता है, चाबी किसके हाथ में होती है, असली कंट्रोल किसके हाथ में होता है, माँ के हाथ में होता है, ठीक है। बिना माँ की सलाह के पापा कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, लगता है हमें कि प्रेसिडेंट पावर में है बट वो सिर्फ नाम के होते हैं। रियल हेड कौन है, रियल पावर किसके हाथ में होती है, पीएम के हाथ में, ठीक है। तो डुअल एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव ही है जो प्रेसिडेंट होते हैं। आप यूएसए का सिस्टम है ये, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सेकेंड है मेजॉरिटी पार्टी रूल। अब ये क्या होता है, मेजॉरिटी का मतलब होता है, अब देखो इससे पहले आप ये समझ लो कि चुनाव होते कैसे हैं। लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव के द्वारा ही एमपीज चुने जाते हैं। अभी जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो उसमें क्या कौन इलेक्ट होकर आएगा, एमपीज इलेक्ट होकर आएंगे, ठीक है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से डिफरेंट जो चुनाव क्षेत्र हैं उससे एमपी चुना जाएगा। अब इंडिया लेवल पे ये होगा कि कुछ कांग्रेस के एमपी आएंगे, कुछ हो सकता है बीजेपी के एमपी जीते, कुछ है आपके एमपी जीतेंगे। अब जिसके एमपी ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो देखा जाएगा। और लोकसभा में टोटल हैं 543 सीट्स, ठीक है। अभी प्रेजेंट में 543 सीट्स हैं, तो उसका मेजॉरिटी मतलब 543 का 50% + 1, ठीक है, ये आ गया आपका 272, ठीक। अब ये 272 सीटें जिसकी होंगी, सीट का मतलब है एमपीज, अगर नहीं किसी के हैं तो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। 272 सीटें जिसकी होंगी वो मेजॉरिटी में होगा, तो यही बोलते हैं ना कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका रूल होगा, उसकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो यहाँ हमने एक चीज़ देखी ना कि जो चुनाव होता है वो एमपीज़ का होता है, मतलब जो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, एमपी सांसद, वो चुनकर आते हैं और वही एग्जीक्यूटिव में सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो चुनाव किसका हो रहा है, लेजिस्लेचर का, और वही सरकार बना रहे हैं, ठीक। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव अलग होगा, लेजिस्लेचर का चुनाव अलग होगा, मतलब दोनों के सेपरेट इलेक्शंस होंगे, ठीक। थर्ड पॉइंट है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ से आपको नहीं देखने में आ रहा है कि जो लोकसभा है या जो पार्लियामेंट है उसके जो मेंबर हैं, उसके जो एमपीज हैं, वही एग्जीक्यूटिव में भी हैं, वही सरकार भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में क्या है, कोऑपरेशन चल रहा है ना, कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ठीक है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ये लोग बिलीव करते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बिलीव किया जाता है सेपरेशन ऑफ पावर पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे लेजिस्लेचर में अलग मेंबर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव में बिल्कुल अलग मेंबर होंगे, वो एक दूसरे से नहीं मतलब रखते, ठीक है। उनका है भाई अपना अपना देखो, तुम अपना चलाओ, हम अपना चलाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप लेजिस्लेचर के मेंबर हैं तो आप सरकार भी बना सकते हैं अगर आपकी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में है,
ठीक है। अदरवाइज आप क्या बनोगे, आप ऑपोजिशन मेंबर कहलाओगे, ठीक है, ऑपोजिशन में आ जाओगे ना। बोलते हैं ना कि ये गवर्नमेंट है, देखो जो गवर्नमेंट होगी बाकी जो एमपीज होंगे वो तो ऑपोजिशन ही बनाएंगे ना, ठीक। फोर्थ है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। अब ये क्या है, देखो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, जैसे इसमें हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की विद सीएम और विद पीएम, ठीक है, सेंटर की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें स्टेट में भी हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे और उनके जो हेड होंगे पीएम, वो कहलाएंगे क्या, सरकार कहलाएंगे, ठीक। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है, किसके प्रति ये अकाउंटेबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, वो होते हैं लेजिस्लेचर के प्रति, मतलब पार्लियामेंट के प्रति। देखो होगा क्या, कोई भी मिनिस्टर, ठीक है, मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री में कुछ हुआ, कोई घोटाला हुआ, ठीक, तो ये कभी नहीं कहा जाएगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री में ऐसा हो गया, डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा कर दिया, नहीं, हमेशा बोला जाएगा सरकार ने घोटाला किया, इस सरकार ने घोटाला किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक मिनिस्टर अगर कुछ गड़बड़ करता है तो कलेक्टिवली जितने मिनिस्टर होंगे या पीएम होंगे वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनसे क्वेश्चन कहाँ किया जाएगा, उनसे क्वेश्चन किया जाएगा लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट बैठी होगी, पार्लियामेंट जो अदर पीएम होंगे, जो ऑपोजिशन मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आप कुछ ना गड़बड़ नहीं कर सकते, ठीक, आप सरकार में हो अच्छी बात है, लेकिन आपको काम ढंग के ही करने, अगर आप कुछ भी गड़बड़ करोगे तो आपको जवाब देना होगा, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। क्यों पार्लियामेंट में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑपोजिशन मेंबर तो बैठे ही होते हैं इसलिए कि यार तुम गलत हो, तुम्हें सरकार नहीं बनानी चाहिए थी, हमें सरकार बनानी चाहिए थी, तो वो प्रूव करने का टाइम तो तभी आता है ना जब कुछ गलत करती है सरकार, ठीक है। और शायद अच्छा ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे घर में होता है ना कि 4 बच्चे हैं, ठीक है, अब 4 बच्चों में से मान लीजिए कोई एक बच्चा गलती करता है या फिर एक बच्चा, चारों लड़ाई कर रहे हैं और एक रो दिया, ठीक, तो माँ आती है और क्या करती है, चारों को एक तरफ से पीट देती है, ठीक है, एक को नहीं मारेगी। तो ये बिल्कुल वैसा है कि एक ने गलती की लेकिन बैंड सबकी बजनी है, ठीक है, पिटेंगे सब, या कुछ और गड़बड़ी हुई तो हो सकता है सरकार ही गिर जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति, मतलब अगर आप कुछ भी गड़बड़ करोगे तो आपको पार्लियामेंट में जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत बार ऐसे आप देखते होंगे कि राफेल हो गया या मणिपुर का केस हो गया, है ना, पार्लियामेंट में हाँ वो स्टार्ट करता है, बिल्कुल आप क्वेश्चंस करने लगते हैं, हमें जवाब चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार वैसा क्यों कर रही है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ये नॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। 5th है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। अब ये क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है भंग होना, ठीक है। जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। अब लोकसभा में एमपीज होते हैं, ठीक है, अब लोकसभा का भंग होने का मतलब है एमपीज खत्म का मतलब मरते नहीं, ठीक है, खत्म का मतलब है यहाँ पे कि अब एमपीज वो नहीं रहेंगे, ठीक, नया इलेक्शन होगा। जैसे कई केसेस में होता है या तो 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे या बीच में कोई मोशन पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड ऑल। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ तो सुनी होगी ना कि किसी की 13 दिन की सरकार चल रही है, किसी की एक साल की ही सरकार चल रही है, या किसी की 2 साल की सरकार चली है ना, तो क्या जाता है उस टाइम पे, ये लोअर हाउस जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, लोकसभा जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ये अगर स्कूल के एग्जाम्पल से ले तो ये बिल्कुल वैसे जैसे 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे उनका बोर्ड हो जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम हो जाता है, तो वो कॉलेज ही छोड़कर जा रहे होते हैं, ठीक है, अब वो वहाँ के स्टूडेंट नहीं रहे, नए स्टूडेंट्स आते हैं 12th में, ठीक। तो ये बिल्कुल ऐसा रहेगा कि पीएम एमपी जो है वहाँ पे अब वो एमपीज ही नहीं रहेंगे, नई लोकसभा बनेगी, नए एमपीज आएंगे, ठीक है, तो पूरी तरह से वो डिसॉल्व हो जाती है, वो भंग हो जाती है, ठीक। बट यहाँ पे डिसोल्यूशन का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये करता कौन है, तो ये करता है प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट जब चाहे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब हाँ, ये पावर भी बिना एडेड एडवाइस के नहीं पॉसिबल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम जो है वो एडवाइस करेंगे तभी ऐसा होगा। मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट की जितनी पावर है वो लगभग मैक्सिमम जितनी भी पावर है वो सारी पीएम के एडवाइस पे है, ठीक है। 6th जो पॉइंट है यहाँ पे वो है डबल मेंबरशिप। अब डबल मेंबरशिप क्या है, हमने एक चीज़ देखी थी ना यहाँ पे कि जो लोकसभा या राज्यसभा के एमपीज हैं, जो सांसद हैं, वही
सरकार भी बना रहे हैं, वहीं एग्जीक्यूटिव में भी है। तो ये होती है डबल मेंबरशिप, ठीक है, ये डबल मेंबरशिप मतलब जो लेजिस्लेचर का पार्ट है वही एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है, ठीक है। तो वो दो जगह मेंबरशिप लिए हुए हैं, ठीक, एक तो लेजिस्लेचर में और एक एग्जीक्यूटिव में। बट इधर ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रेसिडेंट में सिंगल मेंबरशिप होती है, ठीक है। अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है, क्यों? रीज़न है ना, देखो, एक तो मेजॉरिटी पार्टी रूल, अगर आप मेजॉरिटी में नहीं तो सरकार गई। सोच कर देखिए कि जो सरकार बना रखी है मेजॉरिटी पार्टी ने, उसका कोई भी एमपी इधर से उधर चला जाए, ठीक है, किसी ने खरीद लिया एमपी को, दूसरी पार्टी ने खरीद लिया, कोलिशन किसी और से कर लिया, देखते ही होंगे बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता रहता है, सरकार बदलती रहती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कोलिशन हो जाता है ना, एमपी इधर से उधर चले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो आप रूल क्या करोगे, आप सरकार क्या बनाओगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि सरकार जो है वो अनस्टेबल रहती है, ठीक है, डर रहता है कि पता नहीं कब कौन सा एमपी इधर से उधर चला जाए ना और हमारी सरकार गिर जाए, ठीक। तो एक तो ये केस हो गया। दूसरा हो गया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हो सकता है कई बार में क्वेश्चन ऐसे मोशंस पास कर दिए जाएं जिसकी वजह से सरकार गिर जाए, या फिर डिसोल्यूशन हो जाए तो सरकार गिरने के चांसेस रहते हैं। और यही रीज़न होता है कि खैर अनस्टेबल गवर्नमेंट का शायद रीज़न होता होगा कि यार पता नहीं कब सरकार चली जाएगी, और एक डर बैठा रहता है ना, ये बिल्कुल प्राइवेट जॉब की तरह है ना, अनस्टेबल गवर्नमेंट कि प्राइवेट जॉब है, कमा ले, नहीं तो पता नहीं कब जॉब छूट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे है सरकारी जॉब, समझ लीजिए आपकी चीज़ें स्टेबल है, तो इंसान आराम से काम भी कर पाता है ना। तो कुछ प्रोज भी हैं इसके प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, सारे गड़बड़ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट अगर स्टेबल रहेगी तो एक डर खत्म हो जाएगा कि हाँ सरकार गिर जाएगी, तो इंसान अच्छे से काम कर पाएगा शांति के साथ। यहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट है तो एक डर रहता है ना कि किस तरह से काम करना है, अच्छा काम शायद ना कर पाए। लेकिन हाँ, एक अच्छी भी चीज़ ये है कि अकाउंटेबिलिटी तय होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी अगर तय है कि एग्जीक्यूटिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तो कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे ना। सरकार में जो लोग हैं वो शायद कम गड़बड़ करें, है ना, गड़बड़ ना करेंगे तो ये बहुत अलग सा स्टेटमेंट हो गया, गड़बड़ कम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट्स हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लीडर पीएम, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो लीडर होते हैं वो पीएम होते हैं। हमने देखा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, मेजॉरिटी पार्टी जिसके ज़्यादा एमपीज होंगे वो पार्टी रूल करेगी, ठीक है। अब वो पार्टी क्या करती है, वो अपना लीडर डिसाइड करती है और वही लीडर पीएम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीडर कौन होगा कंट्री का, वो होगा पीएम। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लीडर कौन होता है, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट, ओके। अब नेक्स्ट जो है 9th पॉइंट वो है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, ठीक। अब ये क्या है, देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना क्या होता है कि जो सरकार बनाते हैं, ठीक, उनके जो मिनिस्टर्स होंगे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, वो कहाँ के होंगे, सेम पार्टी के होंगे ना। होमोजेनिटी देखने को मिलेगी, मतलब सेम पार्टी से मिनिस्टर्स आ रहे हैं, सेम पार्टी से ही कैबिनेट मिनिस्टर्स बन रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जीत कर बीजेपी आई है लेकिन कांग्रेस के एक एमपी को उन्होंने मिनिस्टर बना दिया, ऐसा नहीं होता है अभी, ठीक है। पहले होता था, एक टाइम पे ये भी हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई मिनिस्टर बन नहीं सकता, डिफरेंट पार्टी के मेंबर को आप मिनिस्ट्री में ला नहीं सकते हो, ला सकते हो, बट ऐसी अब किसी की नीयत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई करेगा ही नहीं। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म क्या होता है, तानाशाही, ठीक। पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिस्पोटिज्म के बहुत कम चांसेस हैं, तानाशाही के बहुत कम चांसेस हैं। कैसे, हमने देखा ऑलरेडी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, सरकार गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बहुत डर रहता है। तो अगर कोई तानाशाही दिखाएगा तो उस पर गाज गिर सकती है, ठीक है। हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, वो पास हो जाए तो सरकार चली जाए, हो सकता है डिसोल्यूशन हो जाए लोकसभा का तो सरकार चली जाए, हो सकता है कि कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ अगर एग्जीक्यूटिव ने गलत कर दिया तो हो सकता है उसकी सरकार गिर जाए, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, तो इसलिए तानाशाही नहीं होगी, जनरली नहीं होती, बट हाँ करते हैं लोग, मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आती है तो वो भी होती है, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स है, तो वो हमारी समझ से बाहर ही रहेगी, ठीक है। हम पॉलिटिक्स समझ सकते हैं, पॉलिटिक्स नहीं समझ सकते, ठीक है। बट यहाँ पे हो सकता है कि ऑटोक्रेसी रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर एक के हाथ में है, ठीक है, केवल प्रेसिडेंट है और उन्हीं के हाथ में अगर सारी पावर रहेगी तो ऑटोक्रेसी के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, एक तंत्र के चांसेस हो सकते हैं। बट यहाँ पे तानाशाही के कम चांसेस बनते हैं और इंडिया जैसी डेमोक्रेसी के लिए ये चीज़ अच्छी है, ठीक है।
क्योंकि डिस्पोटिज्म अगर यहाँ तानाशाही होगी तो हम लोग करेंगे क्या, ठीक, जनता क्या करेगी। नेक्स्ट है वाइड रिप्रेजेंटेशन। वाइड रिप्रेजेंटेशन देखो होता क्या है, एमपीज जो होते हैं वो एक चुनाव क्षेत्र से चुने जाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाते हैं, और वो चुनकर कैसे आते हैं, उन्हें वोट कौन करता है, जनता वोट करती है, लोग वोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि एक एमपी के पीछे लाखों लोगों का सपोर्ट होता है, ठीक है, लाखों लोग इस एमपी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और सरकार उन्हीं की बनती है जिसके पास ज़्यादा एमपी होते हैं। ज़्यादा एमपी होने का मतलब है अगर आपके पास ज़्यादा एमपी मतलब आपके पास ज़्यादा लोगों का सपोर्ट, ठीक है। तो वाइड रिप्रेजेंटेशन जिसका होगा, बहुत ही ज़्यादा लोगों का जिसके पास सपोर्ट होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, वो सरकार बनाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाई अमेच्योर्स। हमने ऑलरेडी देखा कि जो एमपीज़ हैं वही एग्जीक्यूटिव में भी हैं, वही सरकार भी बना रहे हैं। तो एमपी की कोई क्वालिफिकेशन होती है क्या, कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, पीसीएस क्वालिफाई करना है, एसएससी क्वालिफाई करना है, तो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। बट यहाँ एमपी बनने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और वही एमपीज़ क्या कर रहे हैं, वही एमपीज़ सरकार बना रहे हैं, तो एमेच्योर ही हुए ना, मेच्योर तो होंगे नहीं, एक्सपर्ट्स तो होंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कोई पीएचडी किए बैठा है, कोई एमटेक किए बैठा है, कोई बीटेक किए बैठा है, ठीक है, या कोई बीएससी करके आ रहा है, एमएससी करके आ रहा है, तो एमेच्योर्स ही होते हैं, ठीक। बट यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट होती है एक्सपर्ट्स की, ठीक है, जो जिस फील्ड में, अगर डिफेंस मिनिस्ट्री में लेकर आना है तो वो उसका एक्सपर्ट होगा, है ना, कोई होम मिनिस्टर में है तो वो कुछ चीज़ों का एक्सपर्ट होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा बनती है, बट यहाँ पे एमेच्योर्स होते हैं, ठीक।